दीपा अपनी फ्रेंड रीमा के साथ कॉलेज से घर आ रही होती है। और भाई अब तो अनिकेत तेरी मम्मी को भी पसंद आ गया है। अब तुम दोनों की शादी कब हो रही है? शादी तो तब होगी जब अनिकेत मेरी बात मानेगा, वरना इतने सालों में हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, आगे भी रह लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या हुआ दीपा? तेरी बातों से लग रहा है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। सब ठीक तो है ना? यार सब तो ठीक है, लेकिन अनिकेत मेरी बात ही नहीं मान रहा है। मुझे हनीमून के लिए मालदीव जाना है और वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वो मालदीव घूम के आ चुके हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो जहाँ बोल रहा है वहाँ घूमने चली जा। और शादी के बाद वैसे भी तुम दोनों तो साथ ही हो ना, कहीं भी घूमने जा सकते हो। और तब तक तू अनिकेत को अच्छे से मना भी सकती है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे हनीमून के लिए मालदीव ही जाना था। मैंने बहुत सोचा था कि वहाँ जाऊंगी तो ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, लेकिन अनिकेत ने मेरे सारे प्लान पर पानी डाल दिया। गुस्सा तो आएगा ही ना। अगर तेरा मालदीव जाने का इतना ज्यादा मन है तो बात कर लेना अनिकेत से। देख, अगर तू बात नहीं करेगी तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे अच्छा तरीका है बात करके उसे मना ले तू। मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि बात क्या करूं। अनिकेत मेरी बात बस सुनता ही है, समझता तो कुछ भी नहीं है। ना जाने कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं अनिकेत को, वो है कि मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। अगर सुन नहीं रहा है तो सुनाना उसे। अरे लड़की लड़कियों वाली अदा दिखा अपने होने वाले पति को और अपने काबू में कर लेना। अभी भी नहीं करेगी तो आगे जाकर तो तुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अदाएं दिखाकर अपनी बातें मनवाऊं। और वैसे इन सब में एक बात तो तूने बिल्कुल सही कही, मुझे अनिकेत से बात करनी ही चाहिए इस बारे में। दीपा अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत से बहस कर रही होती है और उस पर बार बार गुस्सा किए जा रही थी। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो अनिकेत, मुझे मालदीव ही जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें पता ना हो, तुम्हें शुरू से ही पता है कि मुझे मालदीव ही जाना था हनीमून के लिए। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ दीपा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि हम दोनों का हनीमून है तो हर जगह तो हम दोनों मिलकर तय करेंगे ना। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं तो वहाँ जाके आ चुका हूँ ना, तो दोबारा जाके क्या करूँगा। पूजा कर लेना। क्या यार अनिकेत, तुम भी ना हद करते हो। अरे जब घूमने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं तो घूमेंगे ही ना। तुम जा चुके हो एक बार तो वापस से मेरे लिए चलो ना। शादी तो हो जाए फिर हनीमून के बारे में सोचते रहना। अभी से इसके बारे में बहस करके क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा तुम्हें। देखो हम दोनों के परिवार वाले हमें पसंद करते ही है ना। और उन्होंने ही हमारी शादी की तारीख भी तय की है। माँ बता रही थी आज तुम्हारी माँ और मेरी माँ पंडित जी के पास गई थी और शादी का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का निकाला है। क्या 1 हफ्ते बाद हमारी शादी का मुहूर्त निकला है? दीपा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। तुम्हें कुछ पता भी कहाँ होता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि आजकल ट्रेंड में मालदीव है। पता है हर कोई मालदीव ही जा रहा है, बस एक मैं ही हूँ जो कि गई नहीं हूँ अभी तक। अरे मैं पक्का तुम्हें एक बार लेकर चलूंगा, तुम टेंशन मत लो। टेंशन तो अब तुम लोग यानी कि जल्दी से हमारा हनीमून का प्लान मालदीव का बनाओ, वरना मैं तो माँ को बोलने वाली हूँ कि शादी कैंसिल कर दो। क्या फायदा शादी करके जब तुम्हें मेरी कुछ सुननी ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, मैं देखता हूँ। देखो कुछ मत देखो, मैंने जो कहा है बस वो ही करो। मुझे हमारी शादी से पहले ही 2 हनीमून टिकट मालदीव की मिल जानी चाहिए, वरना जाओ तुम शादी में भी अकेले और हनीमून पर भी अकेले ही जाना। दीपा की सारी बातें सुनकर अनिकेत उसकी बात मान ही लेता है और हनीमून के लिए मालदीव्स की टिकट करवा देता है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद दीपा की सास सुजाता दीपा को समझाती हुई कहती है, बहू शादी के बाद नई दुल्हन की बहुत सारी रस्में होती हैं और तू थक भी गई होगी ना, तो तू आराम कर ले। कल सुबह ही सारी रस्में शुरू हो जाएंगी तो तुझे आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। माँ जी कल तो शायद हम हमारे हनीमून के लिए मालदीव जा रहे हैं। अनिकेत तुमने माँ जी को बताया नहीं कि हम हनीमून के लिए मालदीव जाने वाले हैं? अरे बताया तो है मैंने माँ को। माँ आपको बताया था ना मैंने, आप भूल गई क्या कि हम हनीमून पे जाने वाले हैं। और हाँ 2 दिन बाद जाने वाले हैं क्योंकि 2 दिन बाद की टिकट मिली है। और दीपा अभी भी शादी हुई है, रस्में तो सारी बाकी है और मालदीव जाने के लिए पैकिंग भी करनी होगी ना तुम्हें। अरे हाँ वो क्या है ना, मैं मालदीव जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में कुछ और आया ही नहीं। माँ जी मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। हाँ बहू तू जा और अपने कमरे में आराम कर ले। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दियो। अनिकेत बेटा बहू का ध्यान रखियो, नया घर है तो थोड़ा तालमेल बैठाने में समय लगता है ना।
दीपा मालदीव जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत खुशी खुशी अपनी तैयारियां करने लगती है। अनिकेत, मैंने तो तैयारी भी कर ली है। तुम बता दो, तुम्हारा तो कोई सामान नहीं रह रहा ना? कहीं मालदीव जाने के बाद बोलो कि दीपा तुमने मेरा ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। ये सब करने की आदत तुम्हारी है, ना कि मेरी। मैंने तो पहले ही अपनी पूरी लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या रखना चाहिए, इसलिए मैंने तो अपनी पूरी पैकिंग कर ली है। अच्छी बात है, अगर पैकिंग हो गया हो तो कल हमें निकलना है। बेटा बहू बहुत खुश है मालदीव जाने के लिए, तो तू वहाँ जाकर ऐसे ही बहू पर मत चिल्लाइयो। माँ जी, इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता है मैं खुश हूँ या दुखी रहूँ। तभी तो देखो ना, मालदीव के लिए भी इन्हें कितना मनाना पड़ा है मुझे। माँ, आप दीपा को बढ़ावा मत दो। वैसे भी दीपा की वजह से ना हम जा रहे हैं, वरना मैं तो वहाँ जाने वाला ही नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही जा चुका हूँ। सारी तैयारियां हो जाती है और अब अगले दिन अनिकेत और दीपा को मालदीव्स के लिए जाना होता है। उसी दिन अनिकेत के फोन पर मैसेज आता है और अनिकेत सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अब अचानक से सर पर हाथ रख कर क्यों बैठ गए? हमारी मालदीव की टिकट कैंसिल हो गई, हम मालदीव नहीं जा पाएंगे। क्या? हमारी मालदीव की टिकट कैंसिल हो गई? लेकिन कैसे? तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो अनिकेत, मुझसे ऐसे मजाक मत करो, मुझे बिल्कुल भी ऐसे मजाक पसंद नहीं है। बोलो ना, ये झूठ है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, ये रही हमारी टिकट कैंसिल होने का सबूत। हम मालदीव नहीं जा सकते अब। लेकिन क्यों? ये तो देखो ना, क्यों उन्होंने हमारी टिकट कैंसिल कर दी। और तुम हो कि मुझे आकर बता रहे हो? पता तो करो कि आखिर टिकट क्यों कैंसिल हुई है, कोई वजह तो होगी ना। हाँ रुको, मैं पता करता हूँ। अनिकेत उन लोगों को फोन करके पता करता है कि आखिर उनकी टिकट क्यों कैंसिल हुई है। अनिकेत को पूरी बात पता चलती है तो वो आकर दीपा को बताता है। अच्छा, वह हम मालदीव नहीं जा रहे हैं, उन्होंने टिकट कैंसिल कर दी, वरना मैं खुद कर देता। अब तो बिल्कुल भी नहीं जाना मुझे। क्या? लेकिन क्या हुआ अनिकेत, मुझे तो बताओ ना। मालदीव में हर साल सबसे ज्यादा इंडियन जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, और उनका पूरा समर्थन चीन को है। और वो तो ये भी कहते हैं कि हम इंडियन अपने लक्षद्वीप को मालदीव जैसा 1% नहीं बना सकते, इसलिए हम इंडियन को मालदीव को बॉयकॉट करना चाहिए। फिर तो बहुत अच्छा हुआ, और अब तो हम अपना हनीमून इंडिया में ही मनाएंगे। अब हम लक्षद्वीप ही जाएंगे। मुझे मालदीव जाना था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने देश के खिलाफ जाऊं। ये हुई ना बात, तो ठीक है, मैं अभी जाके लक्षद्वीप की ना टिकट करवाता हूँ। उसके बाद हम दोनों हनीमून पे जाएंगे लक्षद्वीप, और वहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे। और हाँ, आज के बाद हम कभी मालदीव के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनको क्या लगता है कि उनका मालदीव सबसे ज्यादा अच्छा है? अरे हमारे लक्षद्वीप आके देखे, तब उन्हें पता चलेगा हम इंडियन है और हमारे लिए हमारे देश से बढ़कर कुछ नहीं है। दीपा मालदीव जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं पूरी तरह दीपा अब अपना मन बदल चुकी थी और अपने हनीमून के लिए अब वो लक्षद्वीप जाती है और दोनों वहाँ बहुत मजे करते हैं। महक एक बहुत ही काली लड़की थी जिसे उसके परिवार के लोग भी पसंद नहीं करते थे, और महक बहुत गरीब थी, इसलिए वो अपने घर का गुजारा चलाने के लिए किसी के घर झाड़ू बर्तन धोने का काम किया करती, और उस घर के मालिक और मालकिन भी महक को बहुत पसंद करते, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही उसे प्यार करते। लेकिन एक दिन महक के मालिक की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने बेटे की शादी मरने से पहले देखे, और जल्दबाजी में कोई लड़की ना मिलने की वजह से वो उसकी शादी महक से ही करवा देते हैं। और उनकी शादी होने की कुछ देर बाद ही राज के पिता की मौत हो जाती है। यूं ही कुछ दिनों बाद जब महक अपना सारा सामान लिए ससुराल में राज के कमरे में आती है तो राज गुस्से में उससे कहता है, मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? ये मेरा कमरा है, जाओ जाकर कहीं और सो जाओ। लेकिन राज जी, अब मैं आपकी पत्नी हूँ और इस घर की बहू हूँ, तो ये कमरा मेरा भी हुआ ना। भले ही तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी भी नहीं मानता, तो अपनी इस काली शक्ल को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन राज जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये शादी हम दोनों की मर्जी और परिवार वालों की रजामंदी से तो हुई है ना। मेरी कोई मर्जी नहीं थी इस शादी को करने के लिए, तुम्हें मुझ पर थोपा गया है। तुम जाओ यहाँ से, मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना, समझी? इतना कहकर अब राज महक को अपने कमरे से धक्का मारकर बाहर कर देता है और अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर देता है। महक नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर राज की माँ रानो आकर उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर देना बेटी, हमने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी इजाजत के बिना अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवा दी,
मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो मेरी किस्मत है। बचपन से ही मैं काली हूँ, जिसकी वजह से कभी परिवार वालों का प्यार नहीं हासिल कर पाई, और अब शादी के बाद शायद कभी पति का प्यार भी हासिल न कर पाऊँ। मुझे माफ कर देना। मेरी जगह कोई और सुंदर सी लड़की होती तो आपका बेटा ऐसा व्यवहार कभी नहीं करता। मैं किचन में जाकर सो जाती हूँ। इतना कहकर महक वहाँ से चली जाती है और किचन में ही अपना सारा सामान रखकर वहाँ सो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रानो को बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब हो रही थी। अब यूं ही एक दिन और बीत जाता है और महक सुबह उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाती और राज के कमरे में भी वहाँ चाय नाश्ता लेकर जाती है, जिसके बाद वो उसके कमरे में रखी एक टेबल पर चाय रख देती है। राज की आंखें खुलती हैं तो वो महक से गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में मेरी इजाजत के बिना फिर से आने की? निकल जाओ यहाँ से। लेकिन राज जी, मैं तो आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। मुझे तुम्हारे हाथ से बना कुछ भी नहीं खाना, समझी? दफा हो जाओ। इतना कहकर अब फिर से राज महक को अपने कमरे से बाहर कर देता है। महक भी रोते हुए कमरे के बाहर चली जाती है और यूं ही शाम को जब वो घर आता है तो उसके साथ एक लड़की थी, जिसे देखकर रानो कहती है, ये सब क्या है राज, और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये मेरी पत्नी है। हम दोनों ने आज ही शादी की है। ये तो क्या कह रहा है राज, पागल हो गया है क्या तू? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मैं अब इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। उस काली तवे जैसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। अगर उसे बाहर लेकर जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे और मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। तूने ये सब किया और तूने एक बार भी उस मासूम के बारे में नहीं सोचा कि उसका क्या होगा? अब तू इस घर में नहीं रह सकता, इस लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। माँ, मैं भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस आपको ये बताने के लिए आया था कि कल ही हम दोनों यहाँ से बहुत दूर किसी दूसरे देश जा रहे हैं, तो मुझे भूल जाना। इतना कहकर अब राज वहाँ से चला जाता है और ये बातें महक दूर खड़ी सुन रही थी और वहाँ से रोते हुए वो अपने कमरे में जाती है। जिसके बाद सब कुछ बताने के लिए रानो महक के कमरे में जाती है और वो कुछ कहती उससे पहले ही महक उससे बोलती है, माँ जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया था। राज जी जहाँ खुश हैं, जिसके साथ भी खुश हैं, मेरी खुशी भी उसी में है। बहू तो चिंता मत कर, मैं जानती हूँ तू अंदर से बहुत परेशान है, लेकिन तुझसे आज एक वादा करती हूँ कि आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह है। मैं खुद तेरी शादी एक अच्छे लड़के से करवाऊंगी। रानो की बात सुनकर महक उसे गले लगाकर रोने लगती है और यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे महक भी सब भूलने लगी थी। वहीं रानो भी महक के लिए शादी के रिश्ते ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी उसके काले रंग की वजह से उससे शादी नहीं करना चाहता था। यूं ही एक दिन जब महक पार्क में कुछ किताबें लेकर बैठी पढ़ रही थी, तभी उसके सामने एक लड़का भागते भागते गिर जाता है और उसे देखकर महक जल्दी से उसके पास जाती है और उसके मुंह पर अपने पास रखा थोड़ा सा पानी छिड़कती है और उस लड़के को होश आता है। जिसके बाद महक उससे कहती है, आप ठीक है ना? अरे तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा देखकर तो मैं डर ही गया था। अच्छा, मेरा चेहरा देखकर तुम्हें डर लग रहा है। ठीक है, पड़े रहो तुम यहीं, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या है ना, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए चक्कर आ गया था मुझे। हाँ तो मैं क्या करूँ अब? ठीक हो गए हो ना, जाओ जाकर खा लो कुछ। बार बार मैं थोड़ी आऊंगी तुम्हें उठाने के लिए। इतना कहकर महक वहाँ से चली जाती है और अमन भी चला जाता है। यूं ही दिन बीतते हैं और महक की सास उसे कहती है, सुन बेटी, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। उसकी माँ से मेरी बात हो गई है, मेरी ही दोस्त है, वो बहुत अच्छी है। तुझे बहू नहीं बेटी की तरह रखेगी और उसका बेटा भी बहुत अच्छा है। जैसा दिखने में है वैसा ही अंदर से भी है सुंदर। लेकिन माँ जी, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। एक बार शादी करके ही पछता रही हूँ। जब आपके बेटे को काली पत्नी पसंद नहीं आई तो किसी और को ही क्या पसंद आऊंगी मैं। बेटी, जो पहले हुआ वो सब भूल जा, आज जो है वही तेरा है, समझी? अब रानो किसी तरह से महक को शादी के लिए मना लेती है और शाम को लड़का और उसकी माँ महक को देखने के लिए आते हैं। जब महक उस लड़के को देखती है तो पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही था जो कि उसे पार्क में मिला था।
यानी कि अमन, और अमन भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद रानो दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेज देती है और दोनों छत पर चले जाते हैं, जहां जाकर महक अमन को सब कुछ सच बताते हुए कहती है, मेरे पहले पति ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं काली हूँ। अगर तुम भी यही सोचते हो कि एक काली लड़की तुम्हारे घर में आती है तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तो तुम अभी भी मना कर दो शादी के लिए। नहीं महक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी इंसान के रंग से उसे जज नहीं करता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो भी हो, जैसी भी हो, वो मेरे परिवार का साथ दे, हर सुख में हर दुख में हम दोनों साथ में रहें। आपके ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और फिर महक और अमन नीचे सबके पास चले जाते हैं, जहां दोनों शादी के लिए हाँ कह देते हैं। तो वहीं रानो भी कुछ दिनों बाद खुशी खुशी अपनी काली बहू की शादी करवा देती है। रेखा पहले काफी पतली दुबली हुआ करती थी, लेकिन वो कुछ समय से घर में बैठे बैठे ना तो कुछ काम करती और ना ही कहीं जाया करती, और ऐसे ही अब वो धीरे धीरे मोटी होती जा रही थी। एक दिन रेखा के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है, जो कि रेखा के मोटापे को देखकर कहती है, रेखा, ये क्या हो गया है तुझे? कुछ समय पहले तो काफी पतली दुबली थी, इतनी जल्दी मोटी कैसे हो गई तुम? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी तबीयत खराब रहती है आजकल, इसलिए मोटी हो रही हूँ बीमारी में। अच्छा, मुझे लगता है कि बहू के आने की खुशी में तुम फूली नहीं समा रही हो। कुछ दिनों में वैसे भी तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी, बहुत सारा माल लेकर, मतलब दहेज लेकर। अरे मुझे तो नहीं लगता है कि उसके फटीचर घर वाले उसे कुछ देंगे दहेज में। देखने में तो वो खुद ही ऐसे लगते हैं कि उन्हें ही कोई दे जाए। अरे चाहे कैसी भी लड़की हो, माँ बाप है, खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं ना अपनी बेटी को। हाँ, वो तो देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं। अरे ये तो बताओ कि तुम यहाँ आई किस लिए थी? मैं तो खुद ही भूल गई कि मैं क्यों आई थी। खैर जाने दो, और बताओ क्या चल रहा है। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद रेखा के बेटे रोहन की शादी कोमल से हो जाती है, जो कि एक गरीब परिवार से थी। रोहन की पत्नी कोमल अपने साथ दहेज में थोड़ा सामान और एक पलंग लेकर आती है, जिसे देखकर रेखा कहती है, अरे ये क्या, भला दहेज में कोई सिर्फ पलंग ही थोड़ी देता है, और ये देखो, देखने में भी कितना कमजोर लग रहा है ये पलंग। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे मम्मी पापा से हुआ उन्होंने वही दिया दहेज में। आपको तो पता ही है ना कि मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने शादी में ये पलंग दिया है। ये सब बस बहाने हैं पैसा ना खर्च करने के, देने वाला हो तो कुछ भी दे सकता है, समझी तुम? अब कर भी क्या सकते हैं इसका। चलो मैं ही इस पलंग को इस्तेमाल कर लूंगी, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में, मैं ही सो जाऊंगी इस पर। इतना कहकर दोनों को रेखा वहाँ से भेज देती है और उस पलंग को देखकर रेखा कहती है, देखो तो, मुझे लगा था कि कुछ नहीं तो एक अच्छा सा बेड तो मिलेगा ही मेरे बेटे को दहेज में, लेकिन मिला तो क्या ये पलंग, जिसका यहाँ कोई काम ही नहीं है। खैर जाने दो, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, इसके घर से मैं एक बेड तो मंगवा कर ही रहूंगी, अभी बताती हूँ इसे मैं। इतना कहकर अब रेखा उस पलंग पर जोर जोर से कूदने लगती है। उसका भारी वजन होने की वजह से पलंग का एक नट खुल जाता है और वो पलंग टूट जाता है, जिसके बाद अब रेखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने बेटे बहू को आवाज लगाकर बुलाती है। दोनों भागे भागे वहाँ आते हैं और उस टूटे हुए पलंग को देखकर रोहन कहता है, माँ, ये सब कैसे हुआ? ये पलंग तो अभी तक ठीक था, फिर ये टूट कैसे गया? अरे बेटा, इतना नाजुक पलंग दिया है तेरे ससुराल वालों ने, जैसे ही मैं इस पर बैठी ये टूट गया। एक ही दिन में इसका एक पाया अलग हो गया, 2-3 दिन तो रहा ही नहीं है, अगर तब तक रुकता तो सब अलग हो जाता इसका। लेकिन माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो ये पलंग बिल्कुल ठीक था, अब एकदम से कैसे टूट सकता है? अरे तो क्या मैंने जानबूझकर तोड़ा है इसे? तूने क्या मुझे पलंग तोड़ने वाली सास समझा है? माँ जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। अरे कोमल और माँ, आप दोनों चुप हो जाओ। ये देखो, इस पलंग के इस पाए का बस एक नट ही निकला है, तभी ये पलंग टूटा हुआ लग रहा है। रुको, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर अब रोहन उस पलंग का नट फिर से लगा देता है और वो पलंग फिर से पहले जैसा हो जाता है। और उसे ठीक करने के बाद अब रोहन अपने कमरे में सोने चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद रेखा फिर से कहती है,
अच्छा खासा पलंग के बदले बेड आ जाता, लेकिन नहीं, मेरे खुद के बेटे ने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कोई बात नहीं, इस पलंग का तो मैं सुबह कुछ करती हूँ। इतना कहकर अब रेखा भी सो जाती है और अगली सुबह जब कोमल और रोहन सो रहे थे तो फिर से अपने बहू को परेशान करने के लिए रेखा उस पलंग को तोड़ देती है। इस बार वो उस पलंग के सारे पेच निकाल देती है और वो पलंग गिर पड़ता है और फिर से रेखा आवाज देकर रोहन को बुलाती है। रोहन सुबह सुबह सीधा अपनी माँ के कमरे में आता है और टूटा हुआ पलंग देखकर फिर से कहता है, अब इसे क्या हो गया माँ, ये फिर कैसे टूट गया? पता नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी कि तभी एकदम से जमीन पर जा गिरी। नींद खुली तो मैं पलंग से नीचे थी। अच्छा ऐसा हुआ क्या? चलो मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। रोहन उस पलंग को वापस ठीक करता ही है कि तभी वहाँ पर कोमल भी आ जाती है और ये सब देखकर वो कहती है, ये सब क्या है? ये पलंग फिर से कैसे टूटा? कल रात तो रोहन ने इसे ठीक कर दिया था। मैंने तोड़ा इसे, यही सुनना चाहती है ना बहू तू? नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। एक तो तेरे घर वालों ने ना जाने कैसा घटिया बेकार सा पलंग दे दिया जो बार बार टूटे जा रहा है। एक बार भी चैन की नींद नहीं ली मैंने इस पर कल से। मेरी तो हालत खराब हो गई है गिर गिर कर इस पलंग से। इससे अच्छा तो तेरे घर वाले कोई अच्छा महंगा सा पलंग ही दे देते तो आज ये नौबत तो नहीं देखनी पड़ती। माफ कर देना माँ जी, मैं अपने घर वालों की तरफ से खुद माफी मांगती हूँ। अब कुछ देर में रोहन उस पलंग के सभी नट ढूंढकर उस पलंग को जोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कोमल रेखा के कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती है और तभी दोनों को जाते देखकर रेखा फिर से कहती है, अब मैं अपने इस नालायक बेटे का क्या करूं? बार बार मैं इस पलंग को तोड़ती हूं और ये बार बार इसे जोड़ देता है। ऐसे तो मेरी बहू के घर से नया पलंग मिलने से रहा, अब मुझे फिर से इस पलंग को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है, ये सब माँ जी जानबूझकर कर रही थी ताकि मेरे घर वाले इन्हें दूसरा पलंग दे दे, वो भी महंगा वाला। अब मैं बताती हूँ इन्हें तो। इतना कहकर अब कोमल वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर विमला आती है जो कि रेखा से बात करते हुए कहती है, और रेखा बहन क्या हाल है? अब तो तुम खुश हो ना? बहू आ गई घर में, साथ में मैंने सुना है काफी सारा सामान भी लाई है और एक पलंग भी। काहे का सामान और पलंग? एकदम बकवास पलंग दिया है इसके घर वालों ने, जब देखो तब टूट जाता है। क्यों रेखा, तुम उस पलंग को इस्तेमाल कर रही हो क्या? वो तो बहू का पलंग है ना, उसके घर वालों ने उसे दिया है। अरे दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया। रोहन के कमरे में पहले से एक पलंग था, वो वाला मैंने ले लिया, लेकिन मनोज बार बार टूट जाता है। अरे रेखा बहन, जरा अपना वजन भी तो देखो, भला कौन सा पलंग ना टूटे जिस पर तुम बैठो। हाँ तुम भी अब मेरा ही मजाक बनाओ। लोगों की बहुएं अपने दहेज में कितना कुछ लेकर आती हैं और मेरी बहू है कि ये टूटा फूटा पलंग लेकर आई है। विमला और रेखा की बातें दूर खड़ी कोमल भी सुन लेती है और अपनी सास की बात सुनकर कहती है, अब बताती हूँ अपनी पलंग तोड़ने वाली सास को तो बहुत बुरा या कर ली इन्होंने मेरे घर वालों की। इतना कहकर कोमल रेखा के कमरे में जाकर उसके पलंग के सारे नट ढीले कर देती है ताकि जैसे ही उसकी सास उस पर बैठे वैसे ही वो गिर जाए। और ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद ही विमला के जाने के बाद रेखा अपने कमरे में आराम करने जाती है और उसे ये पता था कि रोहन ने सुबह फिर से पलंग ठीक कर दिया है, पर ये पता नहीं था कि कोमल ने नट ढीले कर दिए थे। और जैसे ही रेखा उस पर कूद कर बैठती है तो वो जोर से पलंग के साथ नीचे गिरती है। इस बार उसे कमर में जोर की चोट आती है और उसकी आवाज सुनकर फिर से रोहन और कोमल कमरे में आ जाते हैं और कोमल कहती है, अरे माँ जी आप तो फिर से गिर गई, और कितना गिरेंगी। एक काम करते हैं, इस पलंग को अब हम अपने ही कमरे में रख लेते हैं और आप कुछ समय के लिए आराम से जमीन पर ही सो जाओ, जिससे कि आपकी कमर का दर्द भी ना रहे। हाय दैया, इस बार तो सच में कमर टूट गई। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।